नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज मेहमान बढ़ चुके हैं। आज हमारे स्पेशल मेहमान अखिलेश जी। सुमित सर से शुरुआत करें। सुमित सर, बाबा, अखिलेश जी, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। बाबा का नाम मनोरंजन भारती जी। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कमेंट में लोग लिखते हैं कि बाबा मत बोला करिए, पूरा नाम बताया करिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज पहली बार अखिलेश सर आए हैं। हाँ, उसमें दो वर्ग हैं। कुछ लोग नाराज थे, उनका कहना था सब लोग उनको बाबा के नाम से जानते हैं, मनोरंजन भारती नाम लेने की जरूरत नहीं। ये भी है। बाबा नंबर 1 ऐसा लिखते लोग। तो आज का चर्चा का विषय यह है कि जो कर्नाटक से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे अनंत हेगड़े, उन्होंने एक बयान दिया कि 400 सीट क्यों चाहिए, जो चर्चा हम कई दिनों से कर रहे थे कि 400 सीट क्यों बीजेपी को। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम संविधान बदलेंगे इसलिए 400 सीट चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी सभी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो भाजपा की चाल थी, जो 400 के क्यों चाहिए था, उन्होंने एक्सपोज खुद ही हो गए। आइए बात पहले सुमित सर से शुरू करते हैं। सुमित सर, ये जो बात कही गई कि 400 लेके आएंगे और संविधान बदलेंगे, फिर बाद में बीजेपी का खंडन आ गया कि भाई ये बयान हमारा नहीं है, ये सांसद का निजी बयान है। आपको लगता है कि जो बात दबी जमात से बहुत लोग कह रहे थे, वो एक सांसद ने खुद बयां कर दिया कि ये हमारा पीछे चाल हो सकती है कि 400 आएगा तो हम संविधान बदल देंगे? केबल को ऊपर निकालो, फंसेगा। मैं चाहता हूँ कि पहला मौका अखिलेश जी को देना चाहिए। आज वो पहली बार आए तो अखिलेश जी प्लस वो बीजेपी कर रहे हैं, तो लेट हिम से उनके बाद तो नहीं। देखो अश्विन, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये सवाल उठता है कि ये इन्होंने बयान क्यों दिया। ये इसलिए इन्होंने दिया क्योंकि इन्हें पता कि इनका टिकट कटने वाला है। अच्छा। तो ये कई इस तरह के विवादास्पद बयान देते रहे हैं, सरकार को, पार्टी को एम्बेरस करते रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने मौका देखकर फिर से एक चौका लगाया है कि शायद हो सकता है कि इस बहाने उनका टिकट बच जाए। अब से कुछ देर बाद बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी शुरू होने वाली है, उसमें कर्नाटक पर चर्चा होगी। तो उसमें देखना होगा कि इनको दोबारा टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये है काफ़ी अनुभवी सांसद हैं, मेरे ख्याल से 5 बार के या 6 बार के सांसद हैं। तो इसलिए मंत्री भी इनको बनाए थे, लेकिन बाद में हटना पड़ा इसी कारण, क्योंकि ये बयान जिस तरह के देते हैं। अब जो मुद्दा उठा है उनके बयान से, उस पर आते हैं। क्या संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए? इससे पहले क्या देश में किसी को 400 सीटें मिली थी? हाँ, 84-85 में राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी। वो रिकॉर्ड है, आज तक उस रिकॉर्ड को कोई बीट नहीं कर पाया। अभी पीएम मोदी ने कहा है कि 400 सीटें एनडीए के साथ, 370 बीजेपी के साथ चाहिए। अब जब ये आंकड़ा आया तो लोगों ने पूछा कि ये 370 ही क्यों बात कर रहे हैं, 400 ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजीव गांधी को तो 400 से भी ज़्यादा सीटें आई थी, तो 415 थी। चाहे तो उसका रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर सकते थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। 400 और 370। इसमें फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या सहयोगियों के लिए केवल 30 सीटें दे रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 67 सीटें एक्स्ट्रा जीतनी होगी, क्योंकि पिछली बार 303 सीटें जीती थी। अब जो मूल मुद्दा उठा है संविधान बदलने का, क्यों बदलना चाहते हैं? अगर मान लो पूछिए कोई हेगड़े से कि क्यों बदलना चाहते हैं, क्या करेंगे आप संविधान बदल के, आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा क्या काम है जो आपने पिछले 10 साल में बिना संविधान में बदले नहीं कर पाए? आपको जब जब जरूरत पड़ी आपने संविधान में संशोधन तो किया। संविधान बदलना मतलब संविधान में संशोधन करना। अच्छा, हमारा जो संविधान है वो बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह से था कि उसमें जब जरूरत पड़े तो संशोधन हो सकता है। 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। तो जब जरूरत होती है संशोधन होता है, लेकिन संविधान को आमूलचूल परिवर्तन कर देना, मुझे लगता है नहीं कि ये कोई भी पार्टी हो सत्ता में, चाहे 400 सीटें हों चाहे 500 सीटें हों, वो करेगी या करना चाहेगी। क्योंकि उस संविधान के साथ कई लोगों की बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई है, उन भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। बीच में कोशिशें हुई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन कर दिया गया था, लेकिन जब तीखा विरोध हुआ तो बाद में उनको एक तरह से उसको ठंडे बस्ते में डाल के ख़त्म करना पड़ा। अभी जो सवाल उठता है कि अगर संविधान बदलेंगे तो क्या बदल के क्या हासिल करेंगे? संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब उन्होंने कई उसमें बुनियादी चीज़ें डाल दी, जिसमें कि आप आपातकाल वैसे दोबारा नहीं लगा सकते जैसे कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट जो दूसरा सबसे बड़ा संविधान का एक तरह से कहते हैं कि व्याख्या करने वाला और संरक्षक है, उसने ये डॉक्ट्रिन बनाई है बेसिक स्ट्रक्चर की। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें भी आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट, तब की सुप्रीम कोर्ट आपातकाल की और आज की सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तब की मीडिया में और आज की मीडिया में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तब के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और आज के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत अंतर है। तो कोई ये मान के चले कि हम 400 सीटें ला के कुछ भी कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अब ये हो सकता है कि संविधान में क्यों बदलना चाहते हैं। एक बात जो खुद लॉ कमीशन की ओर से आई है, रिपोर्ट में भी ये कहा गया, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आप उसको मान कर चल सकते हो, अभी तक सबमिट हुई नहीं, जब होगी तब पता लगेगा, कि जब एक साथ चुनाव आपको कराने हैं लोकसभा विधानसभा के, तो उसके लिए संविधान में आपको एक अलग से चैप्टर जोड़ दिया जाए। ये लॉ कमीशन की ओर से सिफारिश हो सकती है कि हो। उसमें ये होगा कि
फिक्स टर्म होगी। अगर मान लीजिए लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, अगर गिर जाती है सरकार, तो फिर वो एक एकता सरकार, राष्ट्रीय एकता की सरकार बने जिसमें सभी पार्टियां शामिल हों। ये सब भी सुझाव आए हैं। तो क्या इनको लेकर के संविधान में बदलने की बात हो रही है? तो ये तो फिर एक प्रस्ताव लॉ कमीशन की ओर से आया है। और चौथी बात ये है कि संविधान बदलना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको राज्यों का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। कई ऐसे कानून बीच में आए हैं जिनमें आपको राज्यों की सहमति की जरूरत, जिसमें कि NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, जिसके लिए खुद राज्यों ने इस पर अप्रूवल लिया था। आज की तारीख में 18 राज्यों में NDA की सरकार है। कई 12 राज्य ऐसे जिसमें NDA की सरकार नहीं है, तो उनका तो समर्थन उन्हें मिलने वाला है नहीं। इसी तरह से एक राज्य एक देश एक चुनाव, इसमें भी इनको समर्थन मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इतना नंबर ले आएंगे तो शायद हम ये संशोधन कर लें। लेकिन ये वैसे संशोधन को लेकर चर्चा ऑलरेडी चल रही है। अब एक जो आता है कंट्रोवर्शियल कि क्या हिंदू राष्ट्र बना देंगे भारत को, है ना, कि और साथ में जो संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड, क्या उन्हें हटा देंगे? तो वो तो चूँकि आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, तो उनको हटा दें तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। और हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, उसको लेकर के अब ये आप बहस कर सकते हैं कि ये आरोप लग रहा है कि देश जो है हिंदू राष्ट्र बन रहा है। तो ये तो हर आदमी मानता है कि ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। और जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने, BJP ने एक तरह का एजेंडा चलाया है, तो उसको लेकर के उनको संविधान बदलने की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है। इसी संविधान के रहते हुए, इसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है राम मंदिर के पक्ष में, और राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है, और उसी के नाम पर BJP वोट भी मांग रही है। तो फिर उन्हें अलग से संविधान बदलने की ज़रूरत क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? मेरा ये सवाल इसमें ये था। अब बोले देखिए, एक अखिलेश ने अच्छे से समझाया जो इनसाइड स्टोरी है, लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है कि आखिर उस सांसद ने क्यों बोला ऐसा। क्या जो हम बातें चर्चा करते रहे थे अभी तक कैफे में, आप इस बात को बहुत बार आपने उठाने की कोशिश की और हम टालते रहे थे, और खासकर सुमित तो ने बहुत बार बोला कि बाद में चर्चा करेंगे इस पर, कि आखिर आपको इतना 370 क्यों आपको 303 में भी काम चला। ठीक है, आपने कोई एक अपने परफॉर्मेंस के आधार पर कोई कट ऑफ रखा है, ठीक है, अच्छा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। फिर आपने 400 सीटों का आंकड़ा NDA के लिए रखा, तो तभी से इस बात को लेकर शंकाएं हैं। और जो सारे शंका जो हैं उस पर अखिलेश ने एक एक करके बताया कि ये क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल वही उठता है, क्यों, कि क्या हो भी सकता है, क्या क्यों नहीं हो सकता है। इन्होंने बोला नहीं हो सकता है, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यदि आपके पास इतनी मेजॉरिटी है तो आप कर सकते हो। इसमें प्रतीकात्मक चीज़ ही हो भले, लेकिन कहा जाएगा ना, किसने सोचा था वाजपेयी जी के समय जब कोalition की सरकारें बनी तो ये 3 चीज़ तो हटा दिए गए थे ना, जो 370 की बात कर रहे हैं, चाहे 3 तलाक का भी मामला लीजिए, तो ये सब राम मंदिर का भी ये सब कह दिया गया था ना कि ये सब जो है कंट्रोवर्शियल इशूज है, हम आपको तभी समर्थन देंगे। और चूँकि वाजपेयी अपनी सरकार 1 वोट से नहीं बचा पाए थे, तो उनको पता था कि, तो उन्होंने ये 3 चीज़ें अलग कर दी थी। अब देखिए उसके 10 साल बाद, UPA के 10 साल के बाद अब ये परिस्थिति बनी कि ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं। कभी भारत में लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा लागू होगा। तो उसके लिए आपको मेजॉरिटी तो चाहिए ना, और इस सरकार के पास लोकसभा में अभी ब्रूटल मेजॉरिटी है। राज्यसभा में भले ही इधर उधर करके मैनेज करती रहती है, लेकिन मैनेज करती आ रही है, ये भी एक कला है। तो फिर वही सवाल उठता है कि यदि आपने ये अपील की है कि हमको 370 अकेले चाहिए, इसका मतलब आप 303 से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जा रहे हैं तो इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? हम उस सोच को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सारी बातें गलत हो और कुछ भी ना हो, लेकिन ये जो एक शक की बीज है, वो उस बीज को उस MP के बयान ने थोड़ा हवा दे दी है, जिससे कि ये इसको एक मुद्दा बन गया विपक्ष को उठाने का और हम सबको चर्चा करने का कि क्या ये भी संभव है। भले ही वो अपनी टिकट पाने के चक्कर में बोल गए हो, लेकिन ये बात जैसे बोलते हैं ना, कैट अमंग पिजन्स है, तो वो जो है वो गुब्बारा जो है वो फूट गया है। अब इस पर आप कितनी भी डिबेट कर लें, लेकिन ये बात जो है लोगों के जहन में जरूर रहेगी कि कहीं क्या ये बात सच तो नहीं होगी। 2-3 चीज़ें, थोड़ा सा लंबा बोलूँगा माफ़ी के साथ पहले ही, क्योंकि 2 लोग बोल चुके हैं, उनकी बातों का जवाब भी देना है, मतलब उसकी बातों को आगे भी बढ़ाना, नॉट जवाब देना है। पहली चीज़, अगर BJP ने ऐसे लोगों के टिकट काटे, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश, है ना, साध्वी प्रज्ञा, और उसके बाद भी अनंत हेगड़े हिमाकत कर रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही बयान दूंगा, आप टिकट काट के दिखाओ, तो ये तो हद से अधिक आगे निकल गया है।
6 बार के सांसद हैं। उनके इतिहास बताऊं मैं आपको, 96 में पहली बार जीते, 96, 98, 99 में हार गए थे बहुत कम वोटों से मार्केट हलवा से, फिर 4, 9, 14, 19 लगातार उस सीट से जीत के आए। 6 बार के सांसद हैं। तो जाहिर तौर पर जैसा अखिलेश बता रहे थे, उनके इलाके में उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी होगी। ये आसान काम नहीं होगा कि दोबारा अपने को टिकट पाके दोबारा जीत जाना, वो भी तब जब वहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से विधानसभा में जीत के आई है। तो हो सकता है कि उनकी टिकट को लेकर चिंताएं हो, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। पर साथ साथ ये भी कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके अनंत हेगड़े साहब के खून में कुछ खुराफात सी है, सियासी खुराफात जिसको बोलते हैं ना, कि चर्चाओं में रहना, मुद्दा बन के रहना। एक इनका वीडियो मुझे याद है, अस्पताल में थप्पड़ मार दिया था। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं आप? मुझे जाना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। जी जी, ब्रेकिंग बता दीजिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको लागू कर दिया गया है। अच्छा, आ गया। हाँ, उसके रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ गई, तो मुझे आके टीवी पर अपने दर्शकों को बतानी है। हाँ, वहाँ लाइव है, यहाँ तो रिकॉर्डेड है। आप जी जी, इजाज़त है आपको, शुक्रिया, थैंक यू। तो सीएए को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। व्यू रहा है धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो अनंत हेगड़े के बारे में बात कर रहे थे। उनका वीडियो मुझे याद है, अस्पताल में डॉक्टर को थप्पड़ मारा था उन्होंने, जो उनकी माँ के साथ ट्रीटमेंट कर रहा था। माँ के ट्रीटमेंट गड़बड़ी की, वहाँ उन्होंने बदतमीजी की। उन्होंने उनका वीडियो दिखा, जब सांसद रहते हुए। सेकुलर शब्द को लेके कई बार बोल चुके हैं वो, कि संविधान में क्यों है सेकुलर शब्द। हाँ। उन्होंने कहा, ये यहाँ तक कहा हुआ है कि जब हमारे पास नंबर आएंगे राज्यसभा में, तो इस सेकुलर शब्द को, जो कि इमरजेंसी में लाया गया था, इसको हम हटा देंगे। तो वो जो बात आज कह रहे हैं कि अगर मेजॉरिटी आती है तो हम संविधान में संशोधन करेंगे, तो मेरा इशारा भी उसी तरफ जाता है जहाँ अखिलेश जी और बाबा लेके गए, कि भाई अगर नंबर आ गया तो क्या संविधान में जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया था 1977 में, क्या वो हटा दिया जाएगा? उसके बदले क्या हिंदू शब्द लगा दिया जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, और संविधान में केवल हिंदू शब्द जोड़ने मात्र से ये मैसेज चला जाएगा कि हम एक हिंदू राष्ट्र हो गए हैं, है ना। नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र कहलाता था, अब तो वो भी अपने आप को नहीं कहता है, लेकिन वो सेकुलर हो गया है। पर हो सकता है कि हम उससे आगे जाने की अलग सोच की रखते हैं। नंबर की बात है, नंबर जिसके बाद है वो कुछ भी कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ है कि वो हो सकता है कि उस दिशा में पार्टी के अंदर चिंतन चल रहा हो। लेकिन 2-3 चीज़ें और हैं, जो 370 जब आपके पास बहुमत आएगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मुझे बताया, किसी जानकार ने, कि 370 या बीजेपी के पास अगर दोनों सदनों में 3/4 के आसपास बहुमत है, तो वो एक तो जो बात हुई वन नेशन वन इलेक्शन वाली, उस चीज़ को लागू करने में आसान हो जाएगा। दूसरा एक काम और हो सकता है, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कि जिसके पास 2 से अधिक बच्चे, उनके वोटिंग राइट ले लिए जाए। वोटिंग राइट ले लिए जाए, चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। अगला स्टेप ये भी हो सकता है कि जिसके पास 2 से अधिक बच्चे, वो चुनाव देश में नहीं लड़ सकता। नौकरी पे तो रोक लगी गई कई सालों। हाँ, मतलब ये इस तरह की चीज़ें की चर्चा है। ये अब कितना कैसे होगा, क्योंकि आपके पास नंबर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा था इमरजेंसी में इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने क्या कोहराम मचाया था, है ना, नसबंदी से लेकर और क्या क्या चीज़ें होने लगी थी। उसके एक ड्रॉबैक भी है, उसके एक अदर साइड भी है। लेकिन अब यहाँ तो अगर नंबर आ जाएंगे तो आपके पास नंबर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा एक लाइन का अपडेट है, ये जो सुमित जो बात कर रहे हैं 2 चाइल्ड नॉर्म, मैंने स्टोरी की, आपको बता दूं कि ये बात जो है राज्यसभा में ये बिल नरसिम्हा राव के समय पेश हुआ था, और चूंकि वो राज्यसभा में पेश हुआ था, इसका मतलब वो बिल अभी भी जिंदा है। प्राइवेट मेंबर बिल है। हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल है। तो वो बिल अभी भी जिंदा है। नहीं, वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है, वो सरकार की तरफ से लाया गया था। बाद में कई लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल लाए, तो वो बिल अभी भी जिंदा है। उस बिल पे आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सरकारों ने कोशिश की, किसी को हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो ताजमहल वाले इशू पर भी बयान दे चुके हैं अनंत हेगड़े। तेजो महल था ये, और ताजमहल नहीं है। वो नीचे शिव का मंदिर है। जो बीजेपी और आरएसएस के जो कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा के लोग हैं, उनकी जो सोच है, उस पर भी वो कई बार बोल चुके हैं। तो मेरा कुल मिलाकर कहना है कि अनंत हेगड़े ने जो बातें कही हैं, वो अपब्रिंगिंग जो होती है आरएसएस की, उसी चीज़ से निकलकर सामने आई है। उसमें कोई उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं बोली है। हमको और आपको मुद्दा दे दिया है चर्चा करने का कि 370 क्यों चाहिए, 400 क्यों चाहिए। अखिलेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि 415 बोल सकते थे प्राइम मिनिस्टर, 370 ही क्यों बोला? क्योंकि 370 इसीलिए बोला कि 2 चीज़ें जो मुझे लगता है कि 370 के नंबर से बीजेपी को आप जोड़ते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, कि 370 की धारा हमने हटाई, तो 370 उनका सिंबॉलिक नंबर है। ऐसा भी मुझे किसी ने कहा कि मोदी जी न्यूमरोलॉजी में बड़ा विश्वास करते हैं, तो ये जो नंबर है 7 और 3 10, जिसका 1 आता है जोड़ने पर, मूलांक जो है वो 1 नंबर भी लकी नंबर है इनके लिए, 1 और 8।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो करते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना सच है, लेकिन किसी ने कहा, हो सकता है कि गलत हो। तो हाँ, कुछ भी पॉसिबल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बयान की ज़रूरत नहीं थी अनंत हेगड़े के कहने की। हिंदुस्तान में हम सब लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, जो कि बाबा ने बहुत अच्छे से अपनी बात में कहा कि बीजेपी को जो भी करना था बीते 10 सालों में उसने मैनेज किया। जो नहीं कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था, नंबर नहीं थे, उन्होंने वापस ले लिया। किसान का जब बिल लेके आए थे, 3 जो कंट्रोवर्शियल बिल थे वो वापस लिए प्राइम मिनिस्टर ने। तो जो करना था वो बीजेपी ने किया है, जो रह गया है वो भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा संविधान संशोधन करने की और मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस दिशा में सोच के काम किया गया है तो बहुत, मतलब आप कब तक किसी के मतलब ऊपर चीज़ें अपनी थोपोगे, ये इस पर सोचने की बात है। बाबा एक चीज़ आप पुण्येंदु जी और विचित सर आप जोड़ दीजिएगा। अभी तक हम देख रहे थे ना, ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं था। मुझे लगता है क्या कि ये संजीवनी एक तरीके से भाजपा ने दी। जैसे कि आपको याद हो कि आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया था जो बिहार चुनाव से पहले रिजर्वेशन को लेकर, वो ऐसा बदला कि भाजपा जीतने वाली थी, वो हार ही गई। तो क्या आपको लगता है कि ये संजीवनी देने की कोशिश हुई है ऑपोजिशन के पास कि भाई बीजेपी संविधान बदल देगी इसलिए उनको वोट मत करो, जैसा भाजपा, कांग्रेस और ऑपोजिशन आरोप भी लगाता है कि इस बार अगर सरकार बन गई तो संविधान नहीं बचेगा, वोटिंग राइट्स नहीं बचेंगे, देश डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, ये उसको करना चाहिए, वो कर रहा है। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि मोहन भागवत ने उस समय कहा था रिजर्वेशन वाले पर सवाल, मैं नहीं समझता कि अगर रिजर्वेशन वाला वो बयान नहीं दे तो भी बीजेपी वहाँ जीत जाती। बीजेपी वहाँ नहीं जीतती क्योंकि बिहार के जो राजनीतिक समीकरण थे वो कहीं भी बीजेपी के फेवर में नहीं थे। एक तो ये वो एक क्या होता है कि जैसे मौत होती है ना तो उसके बहाने मिल जाते हैं। मौत अपने ऊपर कुछ नहीं लेती, उसी तरह से हार भी अपने ऊपर नहीं लेती, वो किसी न किसी को ढाल बना देती है कि भाई इस कारण से आपको ये। दूसरी बात, असल मुद्दा ये है कि क्या ये मुद्दा बन गया है, ये मुद्दा विपक्ष के लिए फ़ायदेमंद नहीं बना है। अगर ऐसा होता तो 2019 में साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने कि नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की, गांधी की के बारे में अनाप शनाप बोला, उससे बीजेपी को घाटा होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को कोई घाटा नहीं हुआ, बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। उसने दिग्विजय सिंह जो 10 साल मुख्यमंत्री थे उनको बुरी तरह से करीब 3 लाख वोटों से हराया था, तो ये इससे नहीं होगा। तीसरी बात कि क्या बीजेपी इतना सीटें क्यों चाह रही है? कोई भी चाहेगा, हम लोग शो बनाते हैं, हम चाहते हैं ना भाई कि हमारे कैफ़े में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हम संतुष्ट तो नहीं हो सकते। वो मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, तो आगे तो चाहिए ही। अब सवाल है कि 370 या 400 क्यों? आप जोड़ घटाव करिए तो अगर 370 सीटें बीजेपी के पास आ जाती हैं तो बीजेपी अपने दम पर 2/3 बहुमत पा जाएगी, और 2/3 बहुमत के बाद उन्हें बहुत कुछ करने में सुविधा होगी। फर्ज कीजिए कि कल 400 के पास 400 सीटें आ जाती है तो वो 3 चौथाई हो जाएगी। लेकिन 3 चौथाई में भी है कि सहयोगी दल है, पता नहीं कल किसी मुद्दे पर साथ रहें ना रहें, जैसे अकाली दल किसानों के कृषि मुद्दे पर अलग हो गया था। ये एक बात हुई। अगला सवाल ये है, या अगली बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को लेकर के क्या क्या किए हैं। पहले जब मुख्यमंत्री थे तो 2008 में 9 में जब संविधान के 60 साल पूरे हुए थे बनने के, मुख्यमंत्री थे तो वो हाथी के हौदे पर संविधान को रख कर के पीछे पीछे वो गुजरात में घूमे थे। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार तो संसद को दंडवत हुए थे, दूसरी बार बने तो संविधान के सामने दंडवत हुए थे। संविधान के हिसाब से सरकार चलती है या नहीं चलती है ये दूसरा मुद्दा हो सकता है, लेकिन संविधान के प्रति समर्पण दिखाना सरकार उसमें कहीं ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि इस संविधान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ा हुआ है, और भीमराव अंबेडकर के नाम को बदल कर उनके नाम से जुड़े हुए उनके साथ एक भावुक नाता इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी का है, पढ़े लिखे लोगों का है, उससे ज़्यादा कम पढ़े लिखे और वंचित तबके का है। उनको लगता है कि बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती, तो इसीलिए उनके बनाए संविधान को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि संविधान बदल सकते हैं। संशोधन की संभावनाएं तो रहती ही हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है
कि आपने कर दिया भाई कि ठीक है हम संविधान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दो चीज़ें देख लीजिए कि इस पर विवाद जरूर होता है, विवाद सही है गलत है, ये एक अलग मंथन हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे किसी दिन, कि मोदी दो लोगों के बारे में, संविधान के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, हमेशा संविधान की दुहाई ही देते हैं। दूसरा, गांधी के बारे में भी वैसे ही कहते हैं। प्रधानमंत्री कभी गांधी के बारे में न अपमान सूचक शब्द का समर्थन नहीं करते। ये यही नहीं करते ऐसी बात नहीं है। 1991 में गांधी जी के बारे में इन्होंने, कल्याण सिंह ने कह दिया था कि वो भारत के एक राष्ट्र के बेटे हो सकते हैं, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। आडवाणी ने बयान दे करके कल्याण सिंह की लानत मलानत की थी। और बाल ठाकरे जो उस समय सहयोगी थे, उन्होंने गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। तो इसी आडवाणी जबकि उस समय बीजेपी के गर्म दल के नेता थे, उन्होंने कहा था कि हम गांधी के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, गठबंधन रहे न रहे इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। मतलब इतना बयान दिया था। क्योंकि बीजेपी के नेताओं को भी ये पता है कि अंबेडकर का नाम, गांधी का नाम आपको वोट जितना दिलाएं या न दिलाएं, उससे ज़्यादा आपका एक इम्प्रेशन बनाते हैं। और इसीलिए अंबेडकर का नाम जब तक संविधान से जुड़ा है, अब चूंकि जुड़ चुका है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई चेंज करेंगे। गांधी वाला जो बात बोले आप, हाँ, साध्वी प्रज्ञा का देखा जाए तो वो तो इस मामले में विपरीत हुआ ना। साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, मैंने पहले ही कहा ना कि वो गांधी के विचार को मानते हैं या नहीं मानते हैं, दूसरी बात है। इसमें तमाम विरोधाभास है। आप मानते हैं कि गांधी से महान कोई नहीं हुआ। हिरोशिमा में आपने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करके कहा कि दुनिया में अगर कोई रास्ता है गांधी का, तो गांधी, कोई रास्ता है बचाने का तो वो गांधी का रास्ता है। इस बात को दुनिया मानती है। लेकिन उसी गांधी ने जिस व्यक्ति को बोला कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो हमारी भाषा बोलेगा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, नेहरू पर सबसे तीखा हमला अगर किसी का तीखा हमला होता है बीजेपी का और प्रधानमंत्री का। तो ये विरोधाभास हो सकते हैं, मैं उस विरोधाभास पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि संविधान में अपने हिसाब से तमाम चीज़ें बदला जा जाएगा, लेकिन उसका मूल आवरण नहीं बदलेगा। वो जस का, हम तकनीकी पहलू में जा ही नहीं रहे, जो अखिलेश जी पूरा बता करके गए उसमें आप मत जाइए। मुझे लगता है कि अतीत के अनुभवों के आधार पर और अंबेडकर के साथ जुड़े एक बड़े वोट बैंक के आधार पर और संविधान को लेकर उपेक्षित वंचित तबके में एक सम्मोहन है, एक भावुक सम्मोहन है, उस सम्मोहन के नाम पर कभी भी उसमें उस संविधान को बदला नहीं जा सकता। अब एक समीक्षा वाली बात आई थी, ये गजब, एक छोटी सी बात जोड़ दूं कि 1998 में यह सवाल उठा था जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 13 महीने वाली, और उस समय भी इस बात को उठाने वाले एक हेगड़े ही थे। वो थे रामकृष्ण हेगड़े, वाजपेयी के सरकार में ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। उन्होंने इस संविधान के समीक्षा की बात उठाई थी। हालांकि वो कट्टर नहीं थे, वो तो समाजवादी थे, लेकिन उन्होंने उठाई थी। इस पर विपक्ष ने बड़ा विरोध किया और स्वयं के.आर. नारायणन जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने अंबेडकर का हवाला दे करके कहा था कि हमको ये तय करना होगा कि हमारे कारण ये संविधान फेल हो रहा है कि संविधान के कारण हम फेल हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने दामन में झांकना पड़ेगा। तो संविधान में कोई गड़बड़ी नहीं है और हमें इस तरह से नहीं डरना चाहिए कि आगे होगा तो क्या होगा। यदि होता है तब उस संकट का समाधान कीजिए। ये बातें हो। आपका कुछ बोलना चाह रहे थे आप? तो मुझे लगता है कि इतना लोगों ने बोल दिया है कि अब मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। सबसे प्रमुख आखिरी वक्ता है। आखिरी वक्ता है। एक तो अखिलेश जी और सीए लागू हो गया है और अब संविधान संशोधन की बात हो रही है। इसको लेकर भी एक बड़ा विवाद हुआ था वोटिंग को लेकर के कि इवन उपराष्ट्रपति के ऊपर उस समय जो थे हरिवंश जी, सॉरी उपसभापति, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। तो उन्होंने बोला था बाद में जब वो नहीं होंगे इस पद पे तो इसका खुलासा करेंगे किताब लिख करके। बाद में ये भी उनका स्टेटमेंट आया था। तो बात हो रही थी कि संविधान बदलने की, कि अनंत हेगड़े साहब ने कहा कि भाई हमको इसलिए चाहिए इतनी सीटें। विचित्र सर ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सुमित सर ने भी उस पर प्रकाश डाला। दो चीज़ें हैं, एक है संघ की विचारधारा, संघ परिवार, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी मोदी बीजेपी। दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। विचारधारा क्या, ये बात हम सभी जानते हैं कि संघ एक समय तक तिरंगे को नहीं मानता था। वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता था नागपुर ऑफिस में, भगवा ध्वज होता था। संघ के आंतरिक सभाओं में अगर आप
लोगों से बात करेंगे तो उनका कहना है कि भगवा होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें कोई छुपी बातें नहीं है। आप किसी भी संघ के कार्यकर्ता से मिलेंगे तो बोलेगा वो, तो उनकी एक आंतरिक भावना है। अनंत हेगड़े जैसे लोग संघ परिवार से दीक्षित लोग हैं, तो कभी कभी वो बाहर आती है। लेकिन विजित सर ने इसको बहुत बखूबी एक्सप्लेन किया कि आज की जो राजनीति है, भाई आरक्षण का भी तो सपोर्टर नहीं थे ना। आरक्षण के सपोर्टर क्या बीजेपी शुरू से आरक्षण की समर्थक रही है? ऐसा नहीं है ना। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई आरक्षण नहीं हटा सकता। तो इस तरह की बयानबाजी देनी पड़ती, क्योंकि वो हकीकत को समझा है उन्होंने। जो राजनीतिक जमीनी हकीकत होती है, दो तरह की राजनीति होती है, एक विचारधारा की राजनीति, दूसरा होता है चुनाव के लिए, चुनाव जीतने की राजनीति। तो विचारधारा की राजनीति और चुनाव जीतने वाली राजनीति में कभी कभी टकराव होता है। मोदी जी इस समय चुनाव जीतने से कोई समझौता नहीं करना चाहते। मोहन भागवत ने गलती की थी कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं ठीक है, परसेप्शन के तौर पे भी आप चुनाव में हैं, आप ये मौका नहीं दे सकते किसी पार्टी को जहां पे ओबीसी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और वहाँ जो ओबीसी पॉलिटिक्स के चैंपियन है, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सामाजिक न्याय की राजनीति के चैंपियन माने जाते हैं ये लोग। भाई आप देखिए ना, लालू यादव के आने के बाद क्या बिहार में आज कोई सोच सकता है कि कोई अगड़ा आकर के मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो राजनीति में बदलाव आया। लालू यादव खुद 15 साल से नहीं है वो वहाँ पे सत्ता में, लेकिन राजनीति को बदल दिया कि अब सोचता भी कोई नहीं कि कोई अगड़ा आके बैठ जाएगा। पता है कि भाई किसी को भी आगे, बीजेपी भी सम्राट चौधरी को क्यों आगे कर रही है। तो राजनीति में बदलाव आया है। वो गलती मोहन भागवत ने वहाँ पर की थी। अनंत हेगड़े ने जबान फिसल गई है उनकी, एक गलती की है, विपक्ष को मौका दिया है, लेकिन पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड मोदी का है वो नहीं करता, क्योंकि वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि इस तरह के बयान हमको उल्टा नुकसान देंगे। संविधान को लेकर के जो आस्था दलित समाज की है, ओबीसी और पिछड़े लोगों की है, उनको लगता है जो वो शोषित, उससे जो आज एक बराबरी के दर्जे पर धीरे धीरे आ रहे, धीरे धीरे ही सही, वो रफ्तार धीरे है, लेकिन फिर भी आप वो बदलाव देखते हैं। आज पॉलिटिकली ही सही पार्टियां मजबूर हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए, उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। उनको दिखाती, भाई आप वोट क्यों मांग रहे हो कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया है, हमने एक ट्राइबल को राष्ट्रपति बनाया है, उपराष्ट्रपति। आप मानते हो ना कि हाँ भाई उस तबके को जो एक समय हम मुख्य धारा में नहीं था, आज हम उन्हें सर्वोच्च आसन पे आसीन है। तो मोदी जी क्रेडिट लेते हैं चुनाव दर चुनाव, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, उसका फायदा भी देखने को मिला है। तो वो एक जो जाति राजनीति की, जो जमीनी राजनीति की सच्चाई है, वो एक दबाव है। जिस तरह जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, फिलहाल वैसा वो करने वाले नहीं। लेकिन मैं फिर वहीं पर आता हूँ कि उनकी जो मूल विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं वो एक नया संविधान चाहते हैं। जो विवेक देबो राय साहब ने 15 अगस्त के दिन एक आर्टिकल लिखा कि नए संविधान की जरूरत है, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। फिर सफाई आनी पड़ी कि भैया ये पीएससी जो प्रधानमंत्री का जो एडवाइजर पैनल है, ये उसका विचार नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। तो व्यक्तिगत विचार कभी कभी आ जाते हैं, फिर सफाई आती है। तो कैसे कह दिया कि हेगड़े साहब की जबान फिसल गई? मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में एक बार जीवा पे सरस्वती आती है तो सही बोल गए। मैं ये सब छोड़िए ना, मुझे बताइए बाबा, आप संपादक हैं, का संपादक, 2 खबर आ गई, किस खबर को प्रायोरिटी मिलेंगे प्राइम टाइम में? SBI बॉन्ड कि CA लागू? क्या 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 खबर प्राइम टाइम में होगी? क्यों होगी? CA होगी। कैसे SBI से ध्यान हट गया? सुबह 11-12 बजे SBI इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर 1 की खबर थी, शाम को 6 बजे 6:30 बजे CA नोटिफाई हो गया। अब सब जगह CA की चर्चा हो रही है। विचित्र, ये कोई आप क्या देखते हैं इसके पीछे? क्या कुछ क्या गणित है, ये जो सामान है, क्या 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 प्रक्रिया है? और वो जो स्पिन डॉक्टर बैठे हैं जो सत्ता में, वो स्पिन जो है वो करते रहते हैं और आप सब क्लीन बोल्ड होते रहते हैं। नहीं, हम लोग क्लीन बोल्ड, हम लोग क्या होंगे? क्लीन बोल्ड तो विपक्ष होगा। नहीं, मैं बता, मुझे लगता है आप सुमित जी ने ये बात सही कही कि देखिए, सरकार, चुनाव क्या है? चुनाव छवियों की लड़ाई है, इम्प्रेशन का खेल है, बद अच्छा बदनाम बुरा, बस इतने भर की बात है। तो अगर स्टेट बैंक के कारण वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लताड़ रहा था स्टेट बैंक को, लेकिन उसकी चोट सरकार को लग रही थी, और सरकार को इस बात को अच्छे से एहसास है कि जिस समय प्रधानमंत्री अपने आप को ईमानदारी के साथ देश की जनता से जुड़े होने की दुहाई दे रहे हैं, उस समय ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा कुछ दिक्कतें पैदा करेंगी, या हो सकता है बड़ी दिक्कतें पैदा करें। लेकिन अब CAA का मसला अगर उस पर एक हावी हो जाता है, तो CAA ऐसी चीज़ है जिसमें कि इस देश में 82% हिंदू हैं, उनको लगता है कि नहीं, इससे तो हमारी ही चीज़ें बनेंगी, और
ये तो हमारे हित के लिए है। जो बाहर वाले आते हैं, जिस तरह से उनकी नागरिकता का सवाल है और जो बाहर से आकर के यहाँ पर बस गए हैं उन पर कोई नकेल होनी चाहिए, ये मोटा मोटी बातें हैं। लेकिन हमको ये लग रहा है कि खबरें तो बदलती रहेंगी, कभी भी कोई भी खबर आएगी दूसरी तो बदलेगी, लेकिन एक बात याद रखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली भी खबर रहेगी, वो थोड़ा नीचे चली जाएगी। अब ये जनता पर कि वो किस खबर को पकड़ती है और कितनी तेज़ी से पकड़ती है, क्योंकि हम हर चीज़ ये उम्मीद करें कि वो पत्रकार उनको पकड़ाएंगे, ये नहीं है। या विपक्ष उसको किस तरह का नैरेटिव उस पर बनाता है, वो सीए पर कैसे बनाता है, या इस जैसे मैंने कहा सर कि अनंत हेगड़े वाले मामले में कि अनंत हेगड़े वाले से बीजेपी को कोई घाटा नहीं होगा, उनको टिकट वो नहीं देगी, क्योंकि जनवरी में ही हमने कहीं पढ़ा था कि अनंत हेगड़े को टिकट नहीं मिलने वाला है। अभी घोषणा नहीं हुई है, तो हो सकता है कि उनको भी अंदाजा हो कि नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिल रहा है तो रपट पड़े तो हर हर गंगे, जब फिसल ही रहे हैं तो फिर हम क्यों ना अपनी शहीद होकर के चले। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक पहला तीर कमान से निकाला है सीए के जरिए। देखते हैं और कितने तीर उनके अभी बचे हुए हैं। तीर उन्होंने नहीं निकाला, हाँ, उनके गृह मंत्री बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था सीए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 2019 के मैनिफेस्टो में था कि लागू करेंगे और वो कर दिया। लेकिन इसका कानून पास था, लेकिन इसका सबसे असर होगा वेस्ट बंगाल में, 370 हो गया, मंदिर हो गया, सीए हो गया, सब हो गया। पर इसका पॉलिटिकली असर तो वेस्ट बंगाल पड़ेगा ना बस। वेस्ट बंगाल में सबसे विद्रोह है कि बांग्लादेशी जो आते, ममता बनर्जी कर रही है। हाँ, तो वो तो विरोधी है। नहीं बीजेपी का तो फायदा है ना, यही बोल रहा हूँ। हाँ, उनको फायदा है। इसमें मुझे लगता है ज्यादा जो विवाद था, बात हुई थी कि अभी सीए आ रहा है, फिर हम एनआरसी लाएंगे, एनआरसी को लेकर ज्यादा रिएक्शन था। इस पे था विवाद उतना ज्यादा नहीं जितना एनआरसी को लेकर था कि जो लोग रह रहे हैं उनको कहेंगे कि आप घुसपैठी हो, आप बाहर जाओ। विवाद वो बड़ा था एनआरसी में। बीजेपी की असम की सरकार सीए में यही है ना भाई कि जो 6 देश हमारे पड़ोस में हैं, उनके देशों के गैर जो अल्पसंख्यक हैं, तो उसमें अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू और सिख आएंगे। हाँ, सिख आएंगे। हालांकि बता रहे हैं, हालांकि भगवान राम ने, मैं एक चीज़ राम पर खत्म कर देता हूँ। भगवान राम, तुलसीदास ने जो लिखा है कि जब विभीषण भगवान राम के पास आ रहा था तो सबने कहा कि रावण का भाई है। भगवान राम ने पूछा अपने सारे सलाहकारों से, सुग्रीव से लेकर हनुमान और जामवंत और लक्ष्मण से, कि भाई इसका क्या किया जाए। तो सबने कहा कि ये रावण का भाई है, इसको पकड़ लेते हैं, फिर उससे हम लोग करेंगे, अपने भाई को ले जाओ और सीता जी को दे दो। तो भगवान फिरौती, हाँ, तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, ये न तो हमारा धर्म है, न हमारी मर्यादा है। तुलसीदास ने उस पर लिखा कि वो मेरे शरणागत होकर आ रहा है, राम ने कहा। और शरणागत को लेकर के क्या कहा, वो तुलसीदास का एक दोहा है उसमें कि शरणागत हूँ जे तजही निज हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि जो अपने हित या अनहित के हिसाब से अगर किसी शरणागत को पकड़ता है या उसका त्याग करता है, वो पाप के समान काम कर रहा है और उसकी तरफ देखना भी नुकसानदायक है। तो आप कह रहे हैं कि सीए रूल जो है वो धर्म विरोधी रूल है? नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ मूल्यों के खिलाफ है। हाँ, ये भगवान राम ने जो कहा, तो इसीलिए हमें लगता है कि शरणार्थियों के मामले में भेद नहीं करना चाहिए। जो पीड़ा में हो उसको सहयोग करना, ये भारत की परंपरा है। ये सिर्फ मुझे कहने का धर्म नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ तो धर्म देखा जा रहा है ना भाई, यहाँ तो धर्म देखा जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि धर्म देख करके भगवान राम ने ये नहीं कहा कि रावण का भाई है तो इसको हम शरण दें। हालांकि भगवान राम की भी राजनीति थी, उनको पता था कि रावण को मारना है तो विभीषण को गले लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, लेकिन जो उन्होंने, अगर चूंकि वो भगवान थे, वो मर्यादा के पुरुषोत्तम थे, वो ईश्वर के अंश थे, और उन्होंने अगर ये बात कही तो हमें लगता है कि ये बात हम सबको अपने आचरण में रखनी चाहिए, उदारता के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज की इसी बात के साथ आज की चर्चा बस यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।